Today we shall see a very interesting topic, drift velocity and relaxation time. बोर्ड में हर साल हर एक बोर्ड में, चाहे वो CBSE हो, ISE हो, CHSE हो, हर एक बोर्ड में हर साल आया है। कभी 1 मार्क का, कभी 2 मार्क का, कभी 3 मार्क, लेकिन आया है पक्का। 3 मार्क से ज़्यादा नहीं आता है, 3 मार्क तक आता है, क्योंकि ये चीज़ें क्लास 10 में नहीं पढ़ाए जाते हैं और बोर्ड हरदम उन्हीं चीज़ों को ध्यान देता है जो क्लास 10 में नहीं पढ़ाया जाता है। They will not ask you to derive any equivalent resistance formula for series connection of resistances। वो क्लास 10 में पढ़े हो, नहीं डालेंगे वो। आप ह्यूस्टन ब्रिज नहीं पढ़े हो तो ह्यूस्टन ब्रिज डालेंगे, और जो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं पढ़े हो ज़्यादा तो उसके बारे में डालेंगे, मीटर ब्रिज के बारे में डालेंगे। सर्किट सोल्यूशन नहीं पढ़े हो, छोटे छोटे सर्किट सॉल्व करते हो, पोटेंशियल निकालो, रेजिस्टेंस निकालो, करंट निकालो, वो सब नहीं डालेंगे वो। डबल लूप वाला सर्किट सॉल्व करो, करंट निकालो, नहीं था क्लास 10 में तो उसको डालेंगे। अगर आप 10 साल की करंट नेटवर्क की क्वेश्चन को देखोगे, 10 साल का, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। 10 साल में 4 क्वेश्चन, मतलब वही रिपीट हुआ है, डाटा बदल गए। 10 साल में 4 क्वेश्चन, मतलब सोचो CBSE में फिजिक्स में 100 रखना या फिर बोर्ड में 100 रखना कितना ईजी है। 10 साल में 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5, उससे ज़्यादा वैरायटी मिलेंगे ही नहीं। कभी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो। जो लोग बोर्ड में अच्छा करना चाहते हैं उन लोगों को तो प्रीवियस ईयर का जो सैम्पल पेपर है वो खरीद लेना चाहिए। हर बच्चा खरीदता है, कब? द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर। नो, परचेज इट नाउ। उसमें क्या होगा, 1 साल का कमी होगा, ये साल जो हुआ वो नहीं होगा, क्या फर्क पड़ता है? रेट में भी काफ़ी कमी मिलेगा और 1 साल का क्वेश्चन आप जुगाड़ कर लोगे, नेट पे भी मिल जाएगा। अभी खरीदना चाहिए। लेकिन बच्चे और क्या है, आप बोर्ड के लिए तैयारी करते हैं, मान लो कि मैं कोई चैप्टर खत्म किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देख लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 10 साल में क्या क्वेश्चन आया है, उससे बाहर आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता उससे बाहर। कितना इजी है तैयारी, ठीक है। चलो खैर, लेट अस गो टू द टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बताया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सर वो थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। हाँ तो क्या है, एक पढ़ेंगे उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे ना, एक साथ दोनों को कैसे पढ़ेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। मैं यहाँ पर जितने सारे स्कूल से इसमें पूछा, मतलब बच्चों को पूछा, जो बच्चे आते हैं क्लास 12 के, कोई भी स्कूल में थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट को नहीं पढ़ाया गया, तो हम लोग उसको नीट के रूप में करेंगे। मतलब दे नो दैट दिस इज नॉट देयर इन देयर सिलेबस। स्कूल टीचर्स नो बेटर। कोई भी स्कूल में, एक भी स्कूल में थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट को नहीं पढ़ाएगा, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, तो नीट में आता है। इसीलिए मैं आज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाया। तो इस चैप्टर को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स, टर्मिनोलॉजी समझना है। पहला है थर्मल वेलोसिटी। जितना चीजें लिखवाऊंगा सारा इंपोर्टेंट है, जो इंपोर्टेंट नहीं है मैं बता दूंगा, नहीं बताया मतलब इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट आएगा। थर्मल वेलोसिटी ध्यान से देखना, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। You talk about 3 electrons of a conductor. Those electrons which are lightly bound to the nucleus, न्यूक्लियस की चुंगल में नहीं है, उनको अगर एनर्जी मिलता है, कैसे? बाय हीटिंग। बाय हीटिंग जो हीट एनर्जी, जो थर्मल फोटोन्स वो ऑब्जर्व करते हैं, तो फिर वो जंप करके एटम से बाहर निकल जाते हैं और मूव करने लगते हैं। These 3 electrons at any temperature keep jumping in random directions। ये कोई एक मटेरियल है, इसके अंदर की जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, कोई इधर कूदा, कोई इधर कूदा, कोई इधर कूदा, कोई इधर कूदा। लेकिन आप जानते हो कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट्स नॉट ए फोर्स। When you give some heat, the thermal energy is absorbed by all these electrons and they keep jumping in different directions. And first law of Newton, what it says? As long as no external force is applied, center of mass of the system will remain at rest. और second law कहता है कि as long as no external force is applied, there will be no change in momentum. लेकिन ये सब तो कूद रहे हैं तो क्या हुआ? सबका मोमेंटम निकाल के अगर जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, और सबका मास बराबर है। मान लो कि ये कूद रहा है इधर, इसका मोमेंटम है mu1, ये mu2, ये mu3, ये mu4, ये u सब क्या है? ये सब ऑल थर्मल वेलोसिटीज।
अब ये सबका रिजल्टेंट जीरो है, मतलब वेक्टर सम ऑफ दिस इज जीरो। एम तो कॉमन गया, सारे इलेक्ट्रॉन का मास बराबर है, उसको निकाल दो तो रह गया u1 plus u2 plus u3 plus u4 is equal to 0. So each free electron is possessing some thermal velocity, but the vector sum of all thermal velocities is equal to 0. ये हुआ सबसे इम्पोर्टेंट। क्या लिखना है? At any temperature the free electrons of a material keep jumping in different directions by observing the thermal photons, excuse me, by observing the thermal photons। क्योंकि पूरा क्लास थ्योरेटिकल है तो ध्यान से सुन लो, लिख नहीं पाओगे तो बाद में लिख लोगे। The sum of thermal velocities of all electrons is 0। मतलब u1 plus u2 plus u3 etc. is equal to 0। What is thermal velocity of electrons? ऐसे करके आएगा तो बस उतना लिखना है। What you mean by thermal velocity of electrons? 1 mark। तो इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। 1 mark क्वेश्चन हो गया। ऐसा समझ में? Let's go to the next। Relaxation time। जिसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इधर उधर कूदते हैं, जंप करते हैं, तो एक दूसरे के साथ टकराते भी हैं, ठीक है ना? टकराने से उनका डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल जाता है, वेलोसिटी बदल जाता है। तो ड्यूरिंग 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन्स जो पीरियड है, उस पीरियड में इलेक्ट्रॉन इज नॉट बीइंग इम्पैक्टेड और नॉट स्ट्राइकिंग विथ एनी अदर इलेक्ट्रॉन, सो इन दैट पीरियड इट इज रिलैक्सिंग, हम कहेंगे, है ना? तो the time gap between 2 consecutive collisions of electrons is called relaxation time of that electron। The time gap, वो पूछेंगे what is thermal velocity, what is relaxation time, तो क्या लिखना है? The thermal electrons or the electrons undergo several collisions among themselves। The time gap between 2 consecutive collisions of an electron is called the relaxation time। स्पेलिंग को ठीक से देख लो। रिलैक्सेशन टाइम of that electron of that electron। The mean relaxation time of all
the mean relaxation time averaged over all electrons at an instant is called relaxation time. ध्यान रहे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट का जो वर्डिंग में दिया हूं एग्जैक्टली वही वर्डिंग यूज करना, क्योंकि मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है। मीन रिलैक्सेशन टाइम एवरेज ओवर ऑल इलेक्ट्रॉन्स, ऑल इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टू बी मोर अप्रोप्रिएट, ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वर्डिंग मिस करोगे मार्क मिस हो जाएगा। मतलब क्या है? If tau 1, tau 2, tau 3, etc. are relaxation times of different electrons at a particular interval, or the relaxation time of different electrons in a small interval. Then overall relaxation time is given by tau. क्या है वो? It is the mean relaxation time averaged over all electrons. Mean relaxation time averaged over all electrons मतलब सबका रिलैक्सेशन टाइम को निकालो, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन का सबको जोड़ो। मान लो कि n ठो इलेक्ट्रॉन है, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो बाई n, तो n क्या हो गया? Where n is number of free electrons। अब ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ये समहाट हाइपोथेटिकल है। अभी तक तो मुझे मालूम नहीं है हाउ टू कैलकुलेट रिलैक्सेशन टाइम प्रैक्टिकली। एनीवे आपकी बुक कोई मेथड नहीं दिया गया, जो है चलो इसको लेट अस कॉइन ए टर्म कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, डिफाइनिंग लाइक दिस। मीन रिलैक्सेशन टाइम ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, सबका मीन निकालना है। जैसे मीन एज ऑफ योर क्लास एवरेज ओवर ऑल स्टूडेंट्स, मतलब सबका एज को जोड़ो, कितने स्टूडेंट है डिवाइड कर दो। मीन रिलैक्सेशन टाइम ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स एवरेज ओवर ऑल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में डिवाइड कर दिया। कितना सिंपल है, खाली समझ लो तो और कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। Suppose here is a conductor and you have applied a potential difference across this. So because of this potential difference across this, you will find an electric field is established. आप बोलोगे सर कंडक्टर में कब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? कंडक्टर के अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। हाउ यू आर करेक्ट, बट दैट इज इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पर you are creating a potential difference, so electrons are continuously rushing from one side to other. क्या आप में से मुझे कोई बताएगा कि अगर ऐसा एक कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अभी भागेंगे टू कॉन्स्टिट्यूट ए करंट, क्या बता सकते हो इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे कि राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे? राइट से राइट, क्योंकि करंट फ्लो करेगा ऐसे और इलेक्ट्रॉन्स गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन्स विल गो इन दिस डायरेक्शन। So you see all electrons are moving. Who is facilitating them to move? The electric field. इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ठीक है।
क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा? ई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर कितना हो गया? सपोज ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लेंथ एल है, ये अप्लाइड है पोटेंशियल डिफरेंस भी। तो आप जानते हो ई का जो मैग्नीट्यूड होता है वो dv बाई dx होता है, बाय मैग्नीट्यूड माइनस dv बाई dx है, मैग्नीट्यूड की बात करें। पोटेंशियल डिफरेंस इज v ओवर लेंथ l। आर यू रेडी? यस। तो एनी पॉइंट इनसाइड इफ इट इज ए यूनिफॉर्म कंडक्टर, होमोजेनियस कंडक्टर, डायमेंशनली यूनिफॉर्म है, हर जगह क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो आप कहोगे इट इज v बाई l इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। ए एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स बाय मास। ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन you know 9.1 into 10 power minus 31 kg, चार्ज you know better। तो ऐसा जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट एक्सीलरेटिंग। लेकिन सोचो कौन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट करेगा? जो इलेक्ट्रॉन कुछ वोल्टेज अप्लाई करने से पहले कुछ इधर कूद रहा था, कोई इलेक्ट्रॉन इधर कूद रहा था थर्मल वेलोसिटी के चलते, आपने वोल्टेज लगा दिया, ये हाई वोल्टेज ये लो वोल्टेज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस। ईच इलेक्ट्रॉन विल नाउ एक्सपीरियंस ए फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कोई चीज इधर जा रहा है, अब उसके ऊपर एक फोर्स लगा दिए, उसका वेलोसिटी ऐसा है, अब फोर्स लगाया इधर को, तो मतलब एक्सीलरेशन इधर को हुआ। हम लोग मोशन इन टू डायमेंशन में पढ़े। इन सच केसेस द इलेक्ट्रॉन विल ट्राई टू फाइनली मूव इनिशियली इन द डायरेक्शन ऑफ u एंड फाइनली इन द डायरेक्शन ऑफ a। ऐसे मुड़ के आने की कोशिश करेगा। अगर किसी दूसरे के साथ कोलिजन नहीं हुआ तो रास्ते में दूसरे को मिल गया, निपट गया, टकरा गया, तो फिर डायरेक्शन बदल जाएगा। अदरवाइज विल टेंड टू मूव टुवर्ड्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे था। So due to this electric field, the electrons are motivated to move in the opposite direction of electric field. That's why the voltage applied is called electromotivating force or EMF। ठीक है, अब हुआ क्या? इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाने लगे। इनिशियली उनके पास कुछ थर्मल वेलोसिटी था u, you have given it some acceleration a, because of the acceleration the electrons will have some different velocity, v is equal to u plus at, because E is uniform everywhere, so v is equal to u plus at से आपको मिलेगा v after some time t। कौन सा टाइम? एक इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ से जा रहा था, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, किधर ही जा रहा था वो, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, तो इसके ऊपर फोर्स इधर को आया, ये था उसका वेलोसिटी, ये हो गया फोर्स, ये हो गया एक्सीलरेशन, तो ये ऐसे मुड़ के जाने लगेगा। कब तक उसका वेलोसिटी बदलते रहेगा? यूजिंग v इक्वल टू u प्लस at, जब तक किसी दूसरे के साथ नहीं टकराया गया। कब टकराता है? आफ्टर ए टाइम टाउ 1। आफ्टर ए रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा आप नहीं बता सकते, टकराएगा, फिर किधर जाएगा, ओब्लिक कोलिजन होगा, डायरेक्ट कोलिजन होगा, हेड ऑन कोलिजन होगा, सिमिलरिस्टिक होगा, इलेक्ट्रिक होगा, क्या होगा, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। But only thing you know, as long as there is no collision, it is moving with uniform acceleration over a time span called tau 1, the relaxation time. Okay? अब क्या हुआ? हर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बदल गया। Thus, by application of a potential difference across the conductor, the velocity of the free electrons change, velocity of free electrons change, मतलब शुरू में कुछ वेलोसिटी था, वोल्टेज या कुछ समय के बाद उनका वेलोसिटी बदल गया है। ठीक है, the mean velocity of free electrons
averaged over all electrons is called drift velocity. Drift velocity, the mean velocity of free electrons averaged over all electrons is called drift velocity. आ गया आपका सबसे चाहिदा चीज। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग vd करके लिखते हैं। क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? पूछेंगे व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखना है कितना मार्क दे रहा है। 1 मार्क दिया तो ठीक है, उतना ही लिखो। थोड़ा ज्यादा दिया तो थोड़ा फैला के लिखो, जैसे मैं बताया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? इट इज मीन वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, सारा इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी को निकालो और जोड़ो और n से डिवाइड कर दो, दैट गिव्स यू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। mean velocity of all electrons averaged over mean velocity of all electrons averaged over all electrons. Mean velocity calculated over all electrons. Mean velocity of free electrons averaged over all electrons is called the drift velocity. कितना सिंपल है। तो अगर पूछेंगे व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो आपको इतना ही लिखना है। ड्रिफ्ट का डिक्शनरी मीनिंग तो आप जानते होंगे। कभी कभार आप ये एक्सपीरियंस अगर किए होगे तो क्या मालूम तुम लोगों का साथ होगा कि नहीं, मेरे साथ तो काफी बार हुआ है। किसी खुले मैदान में प्लेग्राउंड में खड़े हो और मान लो यू आर ए सिंसियर बॉय, सर पे बढ़िया से तेल लगाए हुए हो, तेल का एक महक होता है, तो देखोगे कुछ कुछ छोटे छोटे कीड़े जो है आपके सर के ऊपर उड़ने लगेंगे। ये सब कीड़े जो है इसके ऊपर दे आर कॉल्ड फ्राइज। द स्मॉल फ्राइज विल स्टार्ट फ्लाइंग ऑन योर हेड। कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया हो? Yes, sir. हाँ, अब ये सारे कीड़े मूव कर रहे हैं, बट व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ, अगर सबका वेलोसिटी को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि वो वहीं पे ही है, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है। सेंटर ऑफ मास इज नॉट मूविंग, दैट इज स्ट्रेट अबाउट योर हेड। दे आर ऑल मूविंग बट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज नॉट मूविंग। इसका मतलब सबका रिजल्टेंट मोमेंटम 0 है, मतलब सबका वेलोसिटी को जोड़ो तो 0 हो जाएगा। यू कैन कंसीडर दिस इज द थर्मल वेलोसिटी। अब अगर आप यहाँ पे चलने लगे, धीरे धीरे आप चलने लगोगे, ऐसे जैसे जैसे चलने लगोगे आप देखोगे ये जो कीड़े हैं, ये सारे कीड़े जो हैं ये भी मूव करने लगेंगे आपके सर के साथ। नोटिस किया जाए कि none of the electrons, none of these small flies will be moving in this direction. यहां से यहां तक जाते वक्त भी वो सारे रैंडम डायरेक्शन नहीं जा रहे हैं, लेकिन सबका रिजल्टेंट वेलोसिटी इज नॉट 0 because the entire cloud is moving. क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. So while moving in random directions, the entire cloud is drifting slowly, slowly it is drifting in the direction of the motion of the head. The cloud, the flies are drifting. तो वैसे ही बता रहा हूँ, थर्मल वेलोसिटी के चलते वो जो इलेक्ट्रॉन से इधर उधर कूदते हैं 0 होता है रिजल्टेंट, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड देते हो इधर उधर कूदते कूदते ऐसे मूव करते हैं कि सबका वेलोसिटी को जोड़ो तो अब और 0 नहीं होगा। The cloud will be slowly moving in the opposite direction of electric field. That small velocity, slow velocity is called drift velocity. सबका वेलोसिटी को निकाल के जोड़ेंगे और n से डिवाइड करेंगे तो it will not be 0. थर्मल वेलोसिटी को सब वेलोसिटी को जोड़ के n से डिवाइड करने से 0 होता था, अब ये 0 नहीं होगा। क्या ड्रिफ्टिंग क्या है समझ में आ रहा है? The entire cloud is slowly moving. क्योंकि ये एवरेज वेलोसिटी है, कुछ लोग इसको बहुत ही रॉन्गली इंटरप्रेट कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी हम लोग फिजिक्स में पढ़े डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज एवरेज वेलोसिटी। नो, एवरेज वेलोसिटी मतलब मीन वेलोसिटी, मतलब सम ऑफ द वेलोसिटीज बाय n इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हमें समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन, बस यही पूछा जाएगा, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन ऑफ योर बोर्ड।
what is drift velocity, what is relaxation time, find the relation between them. तो आपको पॉइंट नंबर 3 पॉइंट नंबर 4 को मिला के लिखना पड़ेगा। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, सारे मिला के लिखना पड़ेगा। 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। और क्योंकि मैं कंटिन्यूअस में तो रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आपको पॉइंट नंबर 2 लिखना पड़ेगा। व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, व्हाट इज थर्मल वेलोसिटी, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन, फिर रिलेशन लिखना है, पूरा चीज लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आ गया डिराइव एन एक्सप्रेशन रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, तो सब कुछ जो मैं लिखा वो लिखना पड़ेगा। तो let u is thermal velocity, v is velocity after relaxation time, vi लिखता हूं छोटा सा ताकि स्पेसिफिक कर दूंगा। थर्मल वेलोसिटी ऑफ ith इलेक्ट्रॉन, कोई एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का, मतलब I का वैल्यू 1 हो सकता है। थर्मल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन। Vi क्या है, वेलोसिटी आफ्टर रिलैक्सेशन टाइम ऑफ ith इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी एक रिलैक्सेशन टाइम के बाद। A you know is E by m, तो आप कहोगे V1 क्या होगा, V1 will be U1 plus A tau 1 होगा कि नहीं होगा, V is equal to U plus AT। ठीक है। अगर मैं A को यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, क्योंकि ये सब वेक्टर्स है, तो मैं A को क्या लिखूंगा, इट इज नॉट E by m, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज, और वैसे भी एक्सीलरेशन इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो आई विल राइट माइनस E by m। Why minus? Did you get it? Because the acceleration is in the opposite direction of electric field। लिख सकते हो, acceleration is in opposite डायरेक्शन ऑफ E। आप बोलोगे सर आप तो थोड़ी देर पहले ऐसे लिखे थे, कैसे, कहाँ गया, A was E by m। हाँ, तो मैं क्या लिखा था, मैग्नीट्यूड। When I want to write vectorially, I must specify the direction in terms of E। What is the direction? Minus E by m। तो V1 हो गया ये, and this A is same for all electrons, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर है, मास बराबर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड सबके लिए बराबर है। Keeping all these things in mind, we proceed further to understand। V2 क्या हो जाएगा, it is U2, सेकेंड इलेक्ट्रॉन का थर्मल वेलोसिटी, सेम एक्सीलरेशन, उसका रिलैक्सेशन टाइम कुछ अलग। तो लाइक दिस सबके लिए आप लिख सकते हो। हमें क्या निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कैसे निकालना है, V1 plus V2 plus V3 V4 सबको जोड़ो, डिवाइड बाई n। तो हम कह सकते हैं कि V1 plus V2 plus V3 is equal to U1 plus U2 plus U3 whole into plus A into tau 1 plus tau 2 plus and so on। सारी इक्वेशन को जोड़ दी, इधर हो गया V1 plus V2 plus V3 plus V4, इधर हो गया U1 U2 U3 U4, ये सब हो गया ऐसे। नाउ डिवाइडिंग n ऑन ईदर साइड। इफ n इज, अच्छा ये क्वांटिटी क्या है, सम ऑफ थर्मल वेलोसिटीज, ये हो गया 0। इफ n इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, then V1 plus V2 plus so on divided by n is equal to A into tau 1 plus tau 2 plus tau 3 and so on।
बाई एन। तो ये क्या दिया आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ए इंटू टाउ, ये था ओवरऑल रिलैक्सेशन टाइम। क्या बात समझ में आ रहा है? नाउ ए क्या है, ई बाई एम वेक्टोरियली माइनस ई बाई एम इंटू टाउ, एंड दिस इज द डिजायर्ड रिलेशन दे वांट यू टू डिपिक्ट, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। क्या बातें समझ में आ रहा है? ओके, ई बाई एम इंटू टाउ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको म्यू से डिफाइन करते हैं। क्या है ये? बहुत रेयरली पूछता है, तो पूरा करने के लिए हमें करना पड़ रहा है, लेकिन जान लो थोड़ा सा कि क्या है। इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी attained by electrons drift velocity attained by electrons per unit electric field मतलब किसी कंडक्टर में आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया E और इलेक्ट्रॉन क्लाउड भागने लगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुआ Vd। E इलेक्ट्रिक फील्ड देने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd हो रहा है। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड देते तो क्या होता, Vd बाई E, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, Vd बाय E। अगर छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड देने से डाटा ज्यादा Vd बनता है, मोबिलिटी ज्यादा है, तो इससे बेटर कंडक्टर है। और एक बात, कोई कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड दिए और जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे रैंडम जंप करते करते ड्रिफ्ट करने लगे, वो क्लाउड, Vd हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। E इलेक्ट्रिक फील्ड देने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd हो रहा है। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड देने से कितना होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, Vd बाई E, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली मोबाइल, वो इजीली मूव कर सकते हैं। समझ में आया क्या, इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल। अगर मान लो कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देने से वो क्लाउड धीरे धीरे मूव करता है, इट्स नॉट ए गुड कंडक्टर। फॉर ए गुड कंडक्टर मोबिलिटी इज मोर म्यू मीन्स मोर कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। समझ में आया? तो आप कहोगे मोर म्यू refers to more electrical conductivity of material. For a good conductor, mu is more. छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड तो सरसरा के इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे। For a bad conductor, very strong electric field will allow a small drift velocity. Mobility is less. बस मोबिलिटी के बारे में इतना ही जानना है। यूजिंग मोबिलिटी कभी कभार एंट्रेंस वगैरह में ये झेलना पड़ता है कि यू हैव टू एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप। तो हम कहेंगे Vd इज इक्वल टू E बाई दिस। इससे पता चलता है कि Vd का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, इट इज E बाई M इंटू टाउ। ठीक है, तो यहां से पता चलता है कि मोबिलिटी कैन ऑल्सो बी फाउंड एज Vd बाई E। Vd बाई E करो तो इट इज टाउ E बाई M। एंट्रेंस के लिए बोर्ड में नहीं पूछेंगे, टाउ E बाई M, more relaxation time, more mobility.
बाकी ई एंड एम आर कॉन्स्टेंट्स। समझ में आया? ओके, ये पॉइंट नंबर 5 देखिए। पॉइंट नंबर 6, जितना डिराइवेशंस आते हैं उसमें से 2 डिराइवेशन है इसमें। एक हुआ कि रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, दूसरा इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ज्यादा रेगुलरली आता है। क्या है? रिलेशन बिटवीन करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन आता है तो ये जो रिलेशन बनेगा उसके ऊपर आता है। थ्योरी में तो कुछ भी आ सकता है, न्यूमेरिकल अगर आएगा तो अभी जो हम फॉर्मूला डेवलप करने वाले हैं उसके ऊपर आता है। तो ये पूरा एंटायर चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस स्टेटमेंट के ऊपर आएगा। आई मीन कोई भी, मतलब कोई भी न्यूमेरिकल आएगा। थ्योरी तो कुछ भी आ सकता है, जैसे मैं बताया रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, दिस इज व्हाट इज ए कंडक्टर। अब हुआ क्या कि ये कंडक्टर का मैं कोई एक सेक्शन को कंसीडर कर रहा हूं, दिस इज व्हाट इज वन सेक्शन ऑफ द कंडक्टर से, एंड दिस इज व्हाट इज अनदर सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एनीवे विल सी टू इट। से ये हो गया ए, ये बी, कोई सेक्शन का नाम दे दी। और ये जो कंडक्टर है इसका मान लेते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ए है। ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेंथ क्या है उसे कोई मतलब नहीं। नाउ यू अप्लाइड ए पोटेंशियल डिफरेंस। व्हेन यू अप्लाइड ए पोटेंशियल डिफरेंस you developed an electric field। आपने इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश कर दिया। सपोज ये पॉजिटिव है, ये चलो ऐसे मान लेते हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मतलब यू हैव डेवलप्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस। ऐसे क्लियर फिगर आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि हाई पोटेंशियल में है। सो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर थे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर थे रैंडम डायरेक्शन में जंप कर रहे थे, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, है ना, ऐसा ऐसा करके अपनी मर्जी से इधर उधर जंप कर रहे थे। वो सारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इधर को आएगा, तो वो इधर उधर कूदते कूदते क्या करेंगे, वो दे विल स्टार्ट मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। वो इधर उधर कूदते कूदते इस डायरेक्शन में जाने लगेंगे। थिंक ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टम। जब आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो क्या हुआ, ये सारा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे। सब अपना अपना वेलोसिटी में कूद रहे हैं, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, बट लेकिन सबका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है। वी हैव सीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज माइनस ई ई टाउ बाई एम। माइनस ई ई मतलब ई का उल्टा डायरेक्शन में, ई का उल्टा डायरेक्शन में। तो ये चलने लगे, क्या स्पीड में जाने लगे, ये सारा इलेक्ट्रॉन जो है दे हैव स्टार्टेड मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ ए वेलोसिटी कॉल्ड इट वीडी। वो इधर उधर कूदते कूदते इधर जा रहे हैं, ऐसे क्लाउड, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, लेकिन एंटायर क्लाउड इज स्लोली ड्रिफ्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ टी सेकेंड के बाद, आफ्टर एनी टाइम टी, कुछ टी सेकेंड के बाद सपोज वो सब आके यहाँ पे पहुंच गए। कहाँ पे पहुंच गए ये सब, दे हैव रीच्ड समवेयर हियर। कहाँ पे, टू द पॉइंट ए डैश बी डैश। इतना दूर आ गए टी सेकेंड में। तो कितना दूर गए होंगे, क्योंकि वो इधर जा रहे थे वीडी वेलोसिटी में, टी सेकेंड में कितना दूर जाएंगे, वीडी इंटू टी। यहां तक समझ लिए, थोड़ा लिखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। In an interval of t seconds, let the 3 electrons drift from
बी डैश। सो बी डैश कितना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। तो t सेकंड बाद हुआ क्या? यहां पर के इलेक्ट्रॉन भी आपको मिलेंगे जो कि मूव करने लगे हैं। ये सब इलेक्ट्रॉन भी मूव करने लगे हैं। कैसे मूव किया? क्योंकि ये आएगा तो ये भी मूव करने लगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन सभी मूव कर रहे हैं, यहाँ के इलेक्ट्रॉन अभी वेलोसिटी एक्वायर नहीं किए, दे विल गो, उनको धक्का मुक्का देंगे, वो भी चलेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है वो आए कहां से? इधर से आए। कितना इलेक्ट्रॉन आए? जितना यहाँ पे है। वो इलेक्ट्रॉन कितने समय में आए? t सेकंड में आए। इफ n इज, देखो मैं अभी तक कैपिटल N लिखता था, अभी मैं स्मॉल n लिखा। ध्यान रखना दो तो n है, एक कैपिटल N था ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये स्मॉल n है। ध्यान रखना, बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं। इट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। If n is number of free electrons per unit volume, then number of electrons that have crossed the section AB, ये सेक्शन को कौन इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर गया? जो गया। कौन गया? जो यहाँ पे कितना है? यहाँ का वॉल्यूम इंटू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू, और इसको ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स available in the volume or in the volume in the region, rather in the region A dash B dash B, ये रीजन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है वही है वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो इसको क्रॉस करके गए हैं। यहाँ पर ये जोन में जो है, कौन है ये जोन में? कौन सा जोन में? ये वाले जोन में, ये वाले जोन में। ये जोन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वही क्रॉस करके आए हैं। ठीक है, कितना है? दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ रीजन ए डैश बी डैश बी। n, इसका वॉल्यूम कितना होगा? लेंथ है vd इंटू टी और एरिया है a। इट इज vd इंटू टी इंटू a, फिर a इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या बात समझ में आया? सो charge crossing the section AB in t seconds is equal to, इतना ठो इलेक्ट्रॉन है, हर एक का चार्ज E है, तो आप कहोगे NeA into T. This is the amount of charge crossing the section AB in t seconds. How you find the current? The charge crossing any section per unit time. ये चार्ज अगर क्रॉस कर गया तो आप कहोगे करंट इन द सर्किट और करंट इन द कंडक्टर। 10 करंट इन कंडक्टर कितना है? I इज इक्वल टू Q बाई टी, ये NeA Vd इंटू टी बाई टी। टी को खा गया, क्या मिला?
I इज इक्वल टू NEA VD। इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। The relationship between current and drift velocity। बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे और थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में भी आता है। आप लिख सकते हो I/A इज इक्वल टू NEVD, है ना। तो I/A को हम कहते हैं करंट डेंसिटी, is I/A, so it comes out to be J is equal to NEVD। समझ में आया? J is equal to NEAVD। J क्या है? करंट डेंसिटी, किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किस डायरेक्शन में? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ध्यान रखना है कि ये जो J है इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ VD। अगर इसको हम वेक्टोरियल लिखेंगे तो लिखेंगे कुछ एंट्रेंस के लिए, स्कूल वाले नहीं पूछेंगे, माइनस NEVD। समझ में आया क्या? J हो गया करंट डेंसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट में। सो VD इज अपोजिट टू करंट। तो रिलेशन इज लाइक दिस। वेक्टोरियल लिखे तो ऐसा है, मैग्नीट्यूड लिखे तो सही है, जितना लिखे उतना काफी है। क्या चीजें समझ में आ रहा है? बस एक बार पढ़ के याद रखना है, दिमाग लगाने वाली कोई चीज तो है नहीं। बिना दिमाग वाले बद दिमाग वाले भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। वही तो मैं बोला है। थोड़ा यहाँ पर और कुछ मारपीट करते हैं। फॉर एंट्रेंस वी हैव सीन J इज इक्वल टू NEVD और I इज इक्वल टू NEAVD। बस इसमें N क्या है? नंबर ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और जितना अच्छा कंडक्टर होगा उसमें उतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नहीं? जितना 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना अच्छा कंडक्टर है। सो N इज मोर फॉर गुड कंडक्टर्स। पूछा जाएगा N फॉर कॉपर इज मोर और N फॉर एल्यूमिनियम इज मोर। आपको कॉपर के लिए ज्यादा है, इट्स बेटर कंडक्टर। N फॉर गोल्ड इज इवन बेटर, गोल्ड इज ए वेरी गुड कंडक्टर। सो हमें ये चीजें समझ में आया। जो चीजें स्टार मार्क देके लिख रहा हूं इट इज मींट फॉर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इन एंट्रेंस। दूसरा हुआ वी नो दैट, नो दैट लिखो या न्यू दैट लिखो क्योंकि भूल गए होगे आप लोग कि J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ओम्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म लिख सकते हैं। अच्छा, तो अगर ऐसा है तो हम J की जगह लिख सकते हैं सिग्मा E इज इक्वल टू NEVD। कंडक्टिविटी कैन बी फाउंड। अच्छा, और VD क्या था? थोड़ी देर पहले हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में एक रिलेशन निकाले थे। देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम में हम लोग ये रिलेशन निकाले थे। क्या था? VD इज इक्वल टू ये E टाउ बाई M। कितना गंदा लिखा है, बढ़िया से लिखते हैं E टाउ बाई M। अब वो लोग इसे टाउ क्या है? टी होता है ना, वो लोग अंग्रेज है, सब कुछ टेढ़ा होता है उनका, तो उसको टाउ बोल देते हैं। ठीक है,
ठीक है ना। तो हम VD की जगह अगर ये चीज लिखेंगे तो VD की जगह अगर ये चीज लिखेंगे तो E टाउ बाई M, ऐसे अगर लिखे तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर E इज इक्वल टू NE E टाउ बाई M, इधर का E इधर का E को खा गया, समझ में। सो द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज कमिंग आउट टू बी ठीक है ना। कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज कमिंग आउट टू बी क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू N स्क्वायर टाउ बाई M। कोई मटेरियल का कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे? हाँ, अगर कंडक्टिविटी आप किसी दूसरे तरीके से निकाल सकते हो, N का वैल्यू पता कर सकते हो, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है। 1 मोल में कितने टू एटम है, हर एक एटम में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल का वॉल्यूम कितना है, इतना वॉल्यूम में इतना फ्री इलेक्ट्रॉन है, यू नो इट। तो आप ये निकाल लोगे, क्या हो गया, ये टाउ। बोर्ड वाले नहीं पूछेंगे, एंट्रेंस में पूछेंगे तो सिर्फ फॉर्मूला पूछेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछेंगे, ओनली फॉर्मूला, नो न्यूमेरिकल। क्या बातें समझ में आया? तो ऐसे करके इस चैप्टर में ये अंडरस्टूड मेनी थिंग्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो क्या हुआ, I इज इक्वल टू, जो न्यूमेरिकल आता है, I इज इक्वल टू NEAVD, ठीक है। और जब इस चैप्टर की कोई क्वेश्चन आता है, वो लोग ओम्स लॉ इन 0.5 को भी उजेड़ देते हैं, J इज इक्वल टू सिग्मा E, ऐसा। ये दोनों फॉर्मूला को रिलेटेड करके क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। सिग्मा द कंडक्टिविटी कैन बी अंडरस्टूड एज 1 बाई रेजिस्टिविटी। तो कभी कभार ये मिलेगा आपको E इज इक्वल टू J रो क्या है, 1 बाई कंडक्टिविटी। बस यही क्वेश्चन आया 25 बार। What is the relationship between JE and sigma or JE and rho? Write the formula, that's all. Direct formula. And this. तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। कैसे क्वेश्चंस आएंगे चलो देखते हैं। Let us see some questions. ठीक। Question number 1. Suppose here is a tapered conductor. कॉपर का बनाया हुआ है, सॉलिड है, बट कोनिकल फ्रस्ट्रम है, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नॉट सेम एवरीवेयर। You applied a current, that current passes through and comes out at the other end. Now this is a section A dash. This is another section BB dash. Questions कैसे आए? Consider the tapered conductor, tapered bar of copper, copper का बार है। Now current is entering here and coming out here. At which section, मतलब 200 सेक्शन दिया है, A dash and BB dash. At which section, थोड़ा जगह बनाते हैं यहाँ पे, At
which section bit number 1 E is more J is more drift velocity is more। क्या बातें पकड़ में आ रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। आज की क्लास का तो पूरा रट्टा मार लेना। अब मैं जैसे बताया डेफिनेशन का वर्डिंग्स को यूज करना, प्रॉपर वर्डिंग। कौन सी जगह पे ई ज्यादा है? पहले बताओ जे कहां पे ज्यादा है? आप जानते हो कि जितना करंट घुसेगा उतना ही तो करंट निकलेगा। If I current is entering here, I current is going means everywhere the same current is going. But ये सेक्शन में आपको क्लियरली दिख रहा है कि एरिया इज लेस, हियर एरिया इज मोर। सो J इज मोर कहां पे? एट ए डैश। क्यों? आई भाई आई तो सेम है, एरिया कम है। अच्छा, कॉपर का ही है, मतलब हर जगह कंडक्टिविटी बराबर है। ई कहां पे ज्यादा होगा? हम तो जानते हैं कि J इक्वल टू सिग्मा ई। सिग्मा हर जगह बराबर है, जहां पर J ज्यादा है वहां पर E ज्यादा होगा। तो ये कहां पे होगा? 8 डैश। समझ में आया क्या? एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहां पे ज्यादा होगा? आप जानते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज NEA और I इज इक्वल टू NEA/VD, ऐसे लिखते हैं। I इज इक्वल टू NEA/VD। तो VD क्या हो गया? इट इज समथिंग बाई A। NE भगाया इसको। तो जहां पर एरिया कम है, करंट तो हर जगह बराबर है, जहां पर एरिया कम है वहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है। तो इट इज 8 डैश। क्या बात समझ में आया? ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। Copper bars of same length but cross-sectional areas A and 2A bit number 1 are in series across a battery. Bit number 2 are in parallel across a battery. In which bar VD is more? जब सीरीज में किस में VD ज्यादा है, जब पैरेलल में किस में VD ज्यादा है। सोचना है, दोनों सीरीज में। बीट नंबर 1 के बारे में सोचो। ये पतला सा कपर बार है, दूसरा मोटा सा कपर बार है। दे आर इन सीरीज। ये सीरीज में लगे हैं। सीरीज में तो दोनों में क्या बराबर होगा? करंट बराबर। करंट बराबर। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। तो आप कहोगे I इज सेम, दोनों में बराबर करंट जा रहा है।
और VD तो VD इज I बाई NEA। तो किसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा? I इज सेम। ये कम होगा। हाँ, पतले वाले में, पहला वाला में ज्यादा होगा। तो आप कहोगे कि I is same, so VD1 is more than VD2। दोनों में I बराबर है, तो पहले वाले में VD ज्यादा है, दूसरे वाले में कम है। But go for the other question. Now these two are connected in parallel. आपके पास एक पतला सा कपर वायर है और एक मोटे से कपर वायर है। सेम पोटेंशियल। हाँ, तो दोनों में तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होना ही है। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। यू हैव कनेक्टेड देम अक्रॉस ए बैटरी। अब अगर भी दिए हैं तो दोनों में बराबर पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो अब देखने वाली चीज ये है कि यहाँ पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखना, ये जो कंसेप्ट निकल के आएगा वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। If L is length of conductor, then E क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस बाई लेंथ। करंट क्या हो गया? करंट हो गया कितना? करंट इट इज V बाई R, पोटेंशियल डिफरेंस V बाई R। R कितना है? रो L बाई A, सो इट इज V A बाई रो L। ठीक है, अगेन I इज इक्वल टू NEA VD, तो VA बाई रो L इज इक्वल टू NEA VD। क्या दोनों तरफ का A कैंसिल नहीं हो गया? यस। व्हाट यू फाइंड? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज V बाय रो L NE। क्या ये एरिया के ऊपर डिपेंड किया? नहीं। V इज कांस्टेंट फॉर दोनों के लिए, L इज सेम दोनों के लिए। एरिया अलग अलग है, बट हाउ डज इट मैटर? ये VD तो A के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ध्यान रहे कि when a constant potential difference is applied across a conductor, uniform conductor, the drift velocity is independent of the cross-sectional area. This is another important question. If a constant potential difference is applied across a conductor, the drift velocity does not depend upon the thickness of the conductor. Of course, it depends on the length and the resistivity and the number of electrons per unit volume. But it is independent of the cross-sectional area. बोलेंगे मोटा वायर, कपर वायर, पतला कपर वायर को दोनों बराबर लेंथ का लगा दिए सेम पोटेंशियल डिफरेंस में, कोई फर्क नहीं पड़ता। VD will be same in both। तो जो हमें यहाँ पर मिला उसको लिखेंगे। क्या समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर? अंडरस्टैंडिंग, स्टैंडिंग अंडर तो गया ऊपर से। सो VD इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। So VD in the first one will be same as VD in the second one। दोनों में VD बराबर होंगे, दोनों में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर होगा।
क्या चीजें समझ में आया? यस। मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस जो आएंगे इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पे आएंगे, है ना। लास्ट क्वेश्चन, a copper and an aluminum bar of same dimension are in series across a battery. Drift velocity is more in copper or aluminium. हम जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो I/NEA है, ऐसा है। और सीरीज में I is same in series। लेकिन कॉपर बीइंग ए गुड कंडक्टर, आपको कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कॉपर इज मोर देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एल्युमिनियम। जिसमें n ज्यादा उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम। समझ में आया क्या? तो आप कहोगे Vd इज मोर इन एल्युमिनियम, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कम है, कोलिजन्स कम होंगे, जल्दी जल्दी भागेगा। कभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर पढ़ोगे और या फिर जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह करते हैं उनको देखोगे, जहाँ पर एल्युमिनियम कॉपर का जंक्शन होता है। मान लो कि आपको कोई एक इंस्ट्रूमेंट खरीदना है या फिर कोई मशीन लेके आए, यहाँ पर मशीन के अंदर से कॉपर वायर निकला है, आप सप्लाई देने के लिए एक एल्युमिनियम वायर ले लिए, एल्युमिनियम वायर लेके जोड़ दी, तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ चेंज इन सडन चेंज इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो क्या होता है वहाँ पर स्पार्किंग होता है, जल जाता है। कॉपर एल्युमिनियम जंक्शन इज वेरी डेंजरस फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। पूरा कॉपर का है तो कॉपर का लगाओ या फिर एल्युमिनियम का लगाओ, या फिर कॉपर एल्युमिनियम का जंक्शन देना है तो उसको बढ़िया से इसके ऊपर केसिंग लगा के चारों तरफ से इसको ऐसे टाइट करो कि कोई स्पार्किंग ना हो पाए। उसके ऊपर एक कवर चढ़ा के कोई दूसरा मेटल का उसके टाइटली इसको प्रेजिंग कर लो, तो ये नहीं हो। नहीं तो जहाँ पर कॉपर और एल्युमिनियम दो वायर को ऐसे जोड़े होगे, आप अगर घर में कोई कनेक्शन लिए हीटर चलाने के लिए, तो प्लग से जो वायर लेके गए और कॉपर है एल्युमिनियम है, इधर मान लो कॉपर है, दोनों मिलकर जोड़ दो, फिर देखो कुछ दिन बाद उसी पॉइंट में सारी चीजें जल जाएंगी। कॉपर एल्युमिनियम जंक्शन इज वेरी डेंजरस जंक्शन, क्योंकि वहां पर लोग सोचते हैं तो दोनों कंडक्टर है, क्या है करंट तो दे रहा है, कॉपर में तो एल्युमिनियम दो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है जहां पर ज्वाइनिंग होता है उस पॉइंट में। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम बस उतना ही है ना, इजी चैप्टर है कि नहीं? क्या है ये, क्या कर रहा है? बस उतना ही है, इसको बढ़िया से पढ़ लो, हो गया। नेक्स्ट में आप लोग क्या पढ़ना चाहोगे? ऑप्टिक्स की कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस स्कूल में तो पढ़ाई हो गया होगा। कैपेसिटेंस किसका प्रॉपर्टी है? कंडक्टर का कि इंसुलेटर का कि डाइलेक्ट्रिक का कि किसका? कोई है जो बताएगा? खुशी खुशी तो पढ़ के आई है। हाँ, गला साफ करो और बताओ। हाँ, वो क्या होता है सर कैपेसिटर? हमने तो कभी सुना नहीं। ये स्कूल में देखा है, दो पैरेलल प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, उसका कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस को एक प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर समझ लेते हैं लोग। नहीं, कैपेसिटेंस बनाने के लिए आपको कोई कंडक्टर की जरूरत नहीं, यू नीड ए डाइलेक्ट्रिक। क्यों और कैसे, उसको हम लोग अगले क्लास डिटेल्स में देखेंगे। व्हाट इज ए कैपेसिटर? क्या जैसे रेजिस्टेंस बोलने से तुम लोगों को समझ में आ गया, वैसे और दो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स है, एक है कैपेसिटर, दूसरा है इंडक्टर। समझ में आना बहुत जरूरी है।
और इलेक्ट्रॉनिकली आप जो भी सर्किट डिजाइन करते हो इट मे बी कॉम्पैक्ट और छोटा हो जाता है, बट यूजिंग ओनली RLC रजिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर वो सारा सर्किट बनाया जा सकता है। एक समय था जब इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं था, वी वर यूजिंग RLC सर्किट्स। RLC का प्रॉपर कॉम्बिनेशन लेके वैल्यूज लेके कोई भी सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। अब वो लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हाँ उसको भी डिजाइन कर सकते हैं। वी कैन डिजाइन एन IC चिप यूजिंग RLC, suitable connections and suitable values। तो अगले क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस में सिलेबस थोड़ा और रिड्यूस हो गया है। बार आपका कैपेसिटेंस में है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक एंड मल्टीप्लेट कैपेसिटर, सीरीज पैरेलल कनेक्शन एंड क्या है एनर्जी इन कैपेसिटर। दैट टू एनर्जी इन कैपेसिटर में डिराइवेशन नहीं है कि एनर्जी कैसे कितना हुआ, क्यों निकाले मुझे मालूम नहीं है, बट एनर्जी इन कैपेसिटर का फॉर्मूला हम लोग देख लेंगे, क्योंकि डेरिवेशन हार्डली 1 to 2 मिनट लगेगा तो कर लेंगे उसको, बस उतना। और आज से करीब 10 साल पहले कैपेसिटेंस की बात बताते हैं, क्या था ये सब तो था ही। इन एडिशन टू दैट देयर वाज फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, हाँ ना, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग करेंट्स व्हेन देयर इज ए चेंज इन कैपेसिटेंस, RC ट्रांजिएंट्स, क्या क्या चीजें थी, लेकिन सारा निकाल दिया गया है क्योंकि बच्चे कर नहीं पाते हैं। इंटेलिजेंट तो ज़्यादा है लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड है ना। मैं बता ना, यू आर ऑल सोफिस्टिकेटेड कास्ट, वेल क्वेश्चन, डिंकी, गुड लुकिंग, विथ गुड माइलेज, गुड पिकअप, बट प्रॉब्लम इज देर इज नो स्टीयरिंग, नो ब्रेक, नो डायरेक्शन, नो कंट्रोल। तो फिर तो जान लो क्या होने वाला है आगे। ये बहुत अच्छा सा कार बिना स्टीयरिंग का और बिना ब्रेक का, और बाकी सब है, एक्सीलेटर है, दबाओ तो स्विंग करके निकल जाता है। एक बार ट्रायल दोगे उस गाड़ी में तो जो अपने आप को फिल्टर आउट कर लेगा फ्रॉम द एंटेंगलमेंट्स ऑफ सोशल डिस्ट्रैक्शंस, वो बहुत अच्छा करेगा। अगले क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर चैप्टर। सी यू अगेन नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you, sir.